आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में मैं ममता आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 7वीं की हिंदी की कार्यपत्रक 3 लेकर आई हूँ, जो 28/7/2021 में आई थी। तो चलिए बच्चे, आज हम देखते हैं इस वर्कशीट में हमें क्या पढ़ना है और क्या करना है। ठीक है। भारत देश सबसे बड़े एशिया महाद्वीप में स्थित है। आपको पता है 5 महाद्वीप है, और उस 5 महाद्वीपों में एशिया क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस दुनिया में छोटे बड़े लगभग 400 से अधिक देश हैं। ठीक है, जिसमें से भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी आपको जनरल नॉलेज दी गई है बच्चों, कि इस दुनिया में छोटे बड़े मिला के लगभग 400 देश हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें भारत क्या है, यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी भूमि के मापन की दृष्टि से देखें तो भारत जो है 7वें स्थान पर आता है। परंतु यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत अपना कौन सा स्थान लेता है, कौन सी पोजीशन लेता है, सेकंड लेता है। ठीक है। मेरा देश भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। आपने पढ़ा भी है, आप अपनी जब सिविक्स की बुक पढ़ते हो और अपने संविधान के बारे में पढ़ते हैं बच्चे, तो उसमें हमारे भारत देश के बारे में बताया है कि भारत देश में अनेकता में भी एकता का जो है वो रूप हम देखते हैं। क्यों देखते हैं ऐसे? क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, और ऐसा नहीं कि सब अलग अलग रहते हैं, सब एक ही साथ रहते हैं। आप अपनी गली मोहल्ले में देखते हो, कोई बंगाल से है तो कोई मद्रास से है, कोई बंगाली है, कोई मद्रासी है, कोई पंजाबी है, कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है। इस तरह से क्या है, ये सभी धर्मों को मानने वाले अलग अलग लोग देखे हैं, लेकिन सभी क्या है, एक साथ मिलकर रहते हैं, मिलजुल कर। ठीक है। तो वही सभी देशवासी मिलकर अपने देश की आन और शान के लिए कुर्बान होने का जज्बा भी रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई एक विशेष ही धर्म के लोग भारत की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। ठीक है। भारत का प्रत्येक वर्ग से आने वाला जो देश का सैनिक है या फिर देशवासी है, वो क्या करता है, भारत के लिए कुर्बान होने का अपने भीतर जज्बा यानी हिम्मत रखता है। मेरे देश को प्राचीन काल में आर्यवर्त, ब्रह्मावर्त तथा हिंदुस्तान कहकर पुकारा जाता है। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत को क्या क्या कह के पुकारा जाता था प्राचीन समय में, तो आर्यवर्त, ब्रह्मावर्त और हिंदुस्तान कह के हम उसको पुकारते थे। और मेरे देश का नाम किस पे पड़ा, तो ये भी हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत, मेरे देश भारत का नाम भारत ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर पड़ा। ठीक है। अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो वहाँ पर एक राजा भरत हुए थे, जिनके नाम पर भारत का नाम रखा गया। ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित शब्दों में अपने मनपसंद का एक वाक्य बनाना है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है दृष्टि। ठीक है। दृष्टि मतलब होता है बेटा देखना किसी चीज़ को, और ये हम किसी लड़की का भी नाम रख सकते हैं। तो चलिए इसे बता देते कि दृष्टि बहुत सुंदर है, दृष्टि बहुत सुंदर है। ऐसा मैं एक अपनी तरफ से वाक्य बना रही हूँ, आपको जैसा सुंदर उचित लगे आप बना सकते हैं। क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया। क्या मतलब होता है बच्चों? एरिया। तो आप चाहे तो इस पैसेज में से, इस गद्यांश के हिस्से में से भी देख के लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल शब्द आया, तो जब आप उसको लिखो तो नीचे से उसको अंडरलाइन ऐसे कर सकते हो। फिर है प्राचीन। प्राचीन मतलब पुराना, प्राचीन मतलब पुराना। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि मेरे देश को प्राचीन काल में आर्यवर्त, ब्रह्मावर्त और हिंदुस्तान कह के पुकारा जाता था। तो यहाँ से आपका प्राचीन शब्द आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जो नीचे दिए गए शब्द हैं आप उनका समान अर्थ लिखना है। यानी जैसे कि मान लो आपको पता है कि पानी को हम जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, उसी तरह प्रकार से देश को क्या कहते हैं, तो देश को बेटा आप कह सकते हो मुल्क। गाना सुना ना, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। ठीक है। वतन भी कहते हैं, और आप इसको राष्ट्र भी कहते हो। तो इस तरह से जो है इसके इतने सारे नाम हो सकते हैं। अधिक क्या होता है? ज़्यादा। ठीक है। अधिक को क्या कहते हैं? ज़्यादा कहते हैं। और स्थित का मतलब होता है कि कोई चीज़ वहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है। तो हम उसको कहते हैं उपस्थित कह सकते हैं। ठीक है।
उपस्थित कह सकते हो, आप उसको मौजूद कह सकते हो। तो इस तरीके से जो है देश का अर्थ मुल्क कह सकते हो, वतन कह सकते हो, राष्ट्र कह सकते हो, अधिक को ज़्यादा कह सकते हो, स्थिति को उपस्थित या मौजूद कह सकते हो। ठीक है। अब 3rd नंबर का प्रश्न कहता है कि उक्त यानी जो ये गद्यांश हमें दिया गया है, इसमें से ऐसे शब्दों की सूची बनानी है, उन्हें देख के लिखना है जिससे हमारे मन में देश प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। तो चलिए ज़रा इस गद्यांश पे गौर करते हैं, जिन शब्दों को देख के हमारे मन में देश की भावना, देश के प्रति जो है देशभक्ति की भावना जागी है। जैसे भारत देश ही शब्द ले लो, तो भारत को सुनते ही पता चल जाता है कि ये मेरा देश है और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती या कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद देशवासी शब्द से हमारे भीतर देश भावना की बात आती है। शान शब्द, कुर्बान शब्द, जज्बा शब्द। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे शब्द है बच्चों जिसे सुनकर, हिंदुस्तान शब्द ले लो, इसे भी सुनकर क्या अंदर से देशभक्ति की भावना उमड़ कर आती है। ठीक है। तो ये कुछ शब्द थे इस पैसेज में जो मुझे लगा कि ये हमारे भीतर देशभक्ति की भावना को उत्पन्न करते हैं, देश प्रेम की भावना को उत्पन्न करते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो मिलजुल कर भी अगर हम एक शब्द ले लें, मिलजुल के सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो ये भी क्या है, देशभक्ति की भावना मेरे भीतर जागृत करती है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों को लिखकर अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको जो मैंने बात समझाई है, इस पैसेज में जो बात दी गई है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों का आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।